चलो जी। आप सभी को फिर से सुप्रभात और फिर से आपको एडियोवर्ड चैनल में फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, आज तुम लोग को फिर कल बताए थे कि जनजाति क्या होते हैं, आदिवासी के बारे में। ठीक है, और वे जंगलों में किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, वैसे ही कुछ जनजाति का नाम लिखा हूँ भारत, जैसे संथाल, मुंडा, खेर और वेगा, जो भारत के पूर्ववर्ती एवं मध्य भागों में रहते थे। इनमें जो बैगा जनजाति थी ना, बैगा, ठीक है, यह किसी के गुलाम में नहीं रहना चाहती थी। ठीक है, इन्हें अगर ये किसी के लिए काम करते थे तो ये अपने लिए अपमानजनक मानते थे। क्या मानते थे? अपमानजनक। मतलब ये कहते थे कि हम जंगल के ही संतान हैं, ये जंगल ही हमारा है। ठीक है, हम किसी के लिए नहीं बने, हम अपना काम स्वयं करेंगे, खुद के लिए करेंगे, हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऐसी जनजाति थी। कौन? बैगा। कौन? बैगा, जो जहाँ तहाँ घूम करके घुमंतु किया कृषि किया करते थे, नहीं तो ये शिकारी एवं खाक संग्राहक हुआ करते थे। चलो आगे हमें पढ़ना है औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। जब औपनिवेशिक शासन हुआ, जैसे ब्रिटिश का नियंत्रण हुआ, ठीक है, इन क्षेत्रों पर, तो आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। पहला, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? ये आदिवासी मुखिया वे होते थे जो आदिवासी क्षेत्रों पे मालिकाना हक बनाए हुए थे। ठीक है, और ये खुद अपना नियम बनाते थे। क्या? अपना खुद नियम बनाते थे। और इनकी उस जगह की अपनी पुलिस हुआ करती थी, वही लाठी डंडों वाले, भाला तलवार वाले। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे जो जमीन होता था उसका प्रबंधन और नियम ये स्वयं ही बनाते थे और उनसे आदिवासी लोगों से उनका पालन भी करवाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखिया, ठीक है, मुखियाओं की शासकीय शक्तियाँ क्या हो गई? छीन हो गई। क्या हो गई? छीन हो गई। जब यहाँ पे ब्रिटिश शासन आया तो कहा कि तुम्हारा जमीन का जो मालिकाना हक है वो तो रहेगा, लेकिन यहाँ का नियम हमारे अनुसार चलेगा। किसके अनुसार? हमारे अनुसार चलेगा। ठीक है, मैंने उनको मालिकाना हक जमीन का मिल गया, लेकिन जो नियम था, ठीक है, उस पर प्रभाव किसका रहेगा? तो ब्रिटिश का। किसका? ब्रिटिश का, जिन्हें हम कहते हैं अंग्रेज। क्या कहते हैं? अंग्रेज। यानी उन्होंने, ब्रिटिश अधिकारियों ने इन नियम को मानने के लिए, ठीक है, उन्हें क्या कर दिया गया? बाध्य कर दिया गया, उन मुखियाओं को और उन आदिवासियों को। आगे इससे क्या हो गया? उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? नजराना। और ये नजराना किन्हें देना पड़ता था? तो इन मुखियाओं को। इनको मुखियाओं को। ये मुखिया कहाँ से लगान वसूल करेंगे? नजराना कहाँ से लाएंगे? तो ये आदिवासियों से। कहाँ से लाएंगे? आदिवासियों से। मतलब इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। आगे दूसरा क्या है? घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? जो घुमंतु काश्तकार थे, जो झूम खेती करते थे, नहीं तो शिकारी करते थे, नहीं तो जंगल में जंगली अनाज, जो फल कंद मूल हुआ करता था, ठीक है, उसे इकट्ठा करते थे। देखो, इन्हें अंग्रेज ना असभ्य मानते थे पूरी तरह से, इसे वनवासी, ठीक है, इससे अपूर्ण भाव से नहीं देखते थे और इन्हें सभ्य बनाना चाहते थे, अस्थायी करना चाहते थे, ताकि इनसे भी लगान प्राप्त वे कर सके। देखो, अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। क्या करें? जो घुमंतु काश्तकार थे, काश्तकार तुमको बताए थे कि यह बटाई पर खेती करते थे, इनकी खुद की जमीन नहीं हुआ करती थी, खुद की जमीन नहीं हुआ करती थी। ठीक है, फिर अगला, उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्हें जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा में तय कर दिया काश्तकारों के लिए। मतलब इन्हें अस्थायी करने के लिए क्या किया ये लोग कि जो ये पठारी क्षेत्र है, ठीक है, मध्य भारत का, पूर्वी भारत का, ठीक है, वहाँ पे इन्हें अस्थायी करने के लिए इन्हें जमीन बांट दिया इन आदिवासियों के बीच। कहा कि यहाँ पे खेती करो, हमें लगान दो, खेती करो और लगान दो। हिस्सा तय कर दिया गया यहाँ पे अस्थायी रूप से खेती करने के लिए। ठीक है, फिर आगे उन्होंने यह भी तय कर दिया कि कितना उन्हें लगान देना है, कितना उन्हें लगान देना है। ठीक है, कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया।
पट्टेदार यानी ठेके के रूप में, बटाई के रूप में उन्हें भूमि दिया गया कुछ किसानों और भूस्वामियों द्वारा, किन्हें, आदिवासियों को। जिनके पास ज़्यादा जमीन होती थी वो पट्टे पर, किस पे, पट्टे पर या बटाई पर क्या करते थे, किसी को जमीन दे देते थे। आज भी गांव में भी जो बड़े बड़े भूस्वामी होते हैं तो वह यही तरीका अपनाते हैं। देखो, पट्टेदार अपने भूस्वामी का भाड़ा चुकाते हैं। क्या करते हैं, भाड़ा, मतलब जो पट्टेदार हैं, जो बटाई पर खेत लिया है, खेती कर रहा है, तो उसका जितना लगान तय है, ठीक है, चाहे वो कोई मुद्रा तय है, वो उसे क्या करते हैं, चुकाते हैं। मतलब इन काश्तकारों के बारे में यह बताया जा रहा है जब इन्हें अस्थायी किया गया तब, जो घुमंतु थे ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है। उसके बाद भूस्वामी सरकार को क्या करते हैं, लगान देते हैं। मतलब ये लगान ब्रिटिश शासन ने किसके ऊपर लगाया था, भूस्वामी के ऊपर। किसके ऊपर, भूस्वामी के ऊपर लगाया था। अब भूस्वामी ये लगान का बोझ किस पे डालेंगे, जो पट्टे पे लिया है, जो बटाई पे खेती कर रहा है उस पे डालेंगे। किस पे, जो बटाई पे लिया है उस पे, पट्टे पे लिया है उस पे। पट्टे पर मतलब एक निश्चित समय पर पट्टे पर जमीन ले ली जाती है, उसमें लगान की दर तय कर दी जाती है कि आपको इतना लगान उसमें क्या करना है, देना है। बटाई में जैसे होता है वैसे ही। सुनो, भूस्वामी ये तो सरकार को देते थे लगान। आगे, पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने देना चाहिए, क्योंकि इसमें दिक्कतें आ रही थी। तुम लोग को कल बताए थे कि ये जो काश्तकार थे, जो पठारी क्षेत्र था, उनमें यह दिक्कत थी कि उनकी उर्वरता शक्ति जमीन की उतनी अच्छी नहीं होती थी, ठीक है, फसल प्रभावित होता था। जिनकी वजह से वे क्या करते थे, जंगलों से जो जंगली अनाज होते थे या शिकारी के रूप में या जंतु का शिकार करके अपना गुजारा चलाते थे। आगे है वन कानून एवं उनके प्रभाव। वन कानून एवं उनके प्रभाव। देखो, जब वन कानून बनाए गए यहाँ पे, तो वन को आरक्षित कर दिया गया। आरक्षित का मतलब हुआ कि यहाँ पे मानव द्वारा यानी आदिवासी द्वारा इस वन में कोई भी क्रियाकलाप पेड़ पौधे के साथ या जीव जंतु के साथ नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ के जंगलों में से पेड़ काटना भी मना कर दिया गया, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, अंग्रेजों ने जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। क्या किया, इस वन कानून द्वारा, ठीक है। जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया, राज्य की घोषित आरक्षित वन बना करके, ठीक है। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा करते थे। क्या करते थे, इमारती लकड़ी पैदा करते थे और यह इसका व्यापार करते थे। उस समय जब रेलवे की शुरुआत हुई थी तो रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। जो दो पटरियों के बीच में लकड़ी का लगाया जाता है पट्टेनुमा, ठीक है, उसी का निर्माण करते थे यह, ठीक है। आगे, व्यापार की समस्या क्या है, व्यापार की समस्या। देखो, 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी, क्योंकि 18वीं सदी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुआ था। बहुत बड़ी संख्या में उद्योगों की स्थापना हुई थी, जिसके कच्चे माल के लिए यह अपने औपनिवेशिक देशों पर क्या टिके हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। मतलब वे लोग इनसे क्या करने लगे, रेशम कीट का पालन कराने लगे। रेशम कीट का पालन कराने लगे। रेशम कीट को पाला जाता है शहतूत के पेड़ पर। ये शहतूत के पेड़ पर जो कोकून का निर्माण करता है। किसका, कोकून का। पहले तो ये रेशम कीट लार्वा पैदा करता है, ठीक है। क्या, लार्वा से यह प्यूपा बनेगा। क्या बनेगा, प्यूपा क्या करेगा, ठीक है, अपने चारों ओर एक रसायन का निर्माण करेगा जो रुईनुमा संरचना बना देगा, कोकून। क्या बना देगा, कोकून। क्या बना देगा, सॉरी, लार्वा से ये बनेगा कोकून बनाएगा यही। उसके बाद कोकून में प्यूपा विकसित होगा। क्या होगा, प्यूपा। क्या विकसित होगा, प्यूपा, जो तितली की तरह निकलेगी। कैसे, तितली की तरह। देखो आगे, तो ये थोड़ा प्रक्रिया था, ये कोकून कैसे बनता है उसके बारे में, ठीक है। तो
वन कानून और उनके प्रभाव व्यापार की समस्या यानी यूरोप के बाजारों में रेशम की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वही क्रांति हुई थी, बहुत बड़ी संख्या में उद्योगों की स्थापना हुई थी जिसके कच्चे माल के लिए भारत पर निर्भर थे, क्योंकि भारत उनका उपनिवेश था, ठीक है। और कहीं वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। झारखंड में जो हजारीबाग है, ठीक है, वहाँ पे जो संथाल जनजाति है वे क्या कर रहे हैं, रेशम कीट का पालन कर रहे हैं। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासी को कर्जे देते थे प्रोत्साहित करने के लिए, इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि रेशम कीट का पालन हो सके, व्यवसाय को बढ़ाया जा सके और उन्हें बंधक भी बनाया जा सके। उसे बंधक भी मतलब उनका सामान कोई दूसरे व्यापारी खरीद कर ना ले जाए। पहले अगर किसी को पैसा दे दिया जाएगा तो उसी रकम में उसको कच्चा माल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, बाद में उसका रेट क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। सुनो, ये क्या करते थे, तो इन संथाल जनजाति से रेशम खरीदते थे और इसे 5 गुना, चाहे उसके जो एजेंट होते थे व्यापारी वे खरीद कर ले जाते थे और इसे 5-6 गुना ज़्यादा गुना कीमत पर दूसरे व्यापारी से क्या कर देते थे, बेच देते थे। क्या करते थे, बेच देते थे। अगला काम की तलाश है, क्या है, काम की तलाश। सुनो, काम की तलाश में क्या, काम की तलाश में ये दूर जाने वाले आदिवासी की दशा तो और भी खराब थी, क्योंकि यह जब आरक्षित वन कानून बनाया गया, ठीक है, क्योंकि इन्हें सब बनाया जा रहा था, क्या बनाया जा रहा था, सब, जब इन्हें अस्थायी किया जा रहा था तो इन्हें बहुत सारी दिक्कतें होने लगी थी, जैसे अस्थायी कृषि के कारण, बटाई पर खेती लेने के कारण, ठीक है, पट्टे पर खेती लेने के कारण यह कर के बोझों में दब चुके थे और कर के बोझों को ना चुका पाने के कारण, ठीक है, यह किसी मालिक के यहाँ या खेती छोड़कर काम की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। और यहाँ पर आरक्षित वन कानून बनाया गया था जिसमें एक व्यापार की समस्या थी कि ये लोग जब जंगल छोड़ के चले गए थे तो यहाँ पे मजदूर की दिक्कत हो गई थी। क्या हो गई थी, मजदूर की दिक्कत हो गई थी, जिसके कारण पेड़ों की कटाई को लेकर खेती को लेकर यहाँ पे न्यूनतम मजदूरी पे इनसे काम भी करवाया जा रहा था। तो फिर इसमें देखो काम की तलाश में ये क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं। इनकी दशा क्या हो गई है, खराब हो गई है, किनकी, आदिवासियों की, ठीक है। 19वीं सदी के आखिर से ही ये चाय बागान यहाँ पे रहने लगे थे जिनमें इन्हें काफी ज्यादा या कम मात्रा में रोजगार मिल जाता था। और उसी समय रेलवे के निर्माण को लेकर, जंगलों की कटाई को लेकर, खनन के कार्यों को लेकर इन्हें क्या होने लगा, रोजगार मिलने लगा। मतलब चाय के बागान में, रेशम कीट के उत्पादन में और खनन के क्षेत्रों में इन लोगों को ठेकेदारी के तौर पे भर्ती किया जाता था। ठेकेदार लोग, अंग्रेज क्या करते थे, जो ठेकेदार होते थे उन्हें पकड़ते थे, ठीक है, ठेकेदार लोग इन्हें पकड़ के इनसे क्या करते थे, काम लेते थे। ये ठेकेदार ना केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते बल्कि यह उन्हें वापस घर लौटने भी नहीं देते थे। ये ठेकेदार क्या करते थे कि इन्हें कम वेतन में, ठीक है, ज्यादा काम कराते थे और इन्हें घर भी लौटने नहीं देते थे। तो चलो पहला यू लिख लिया लोग ना। चलो लिखो तो पहला आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, इसके बारे में हम लिखवा देते हैं। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, एक लिखवा देते हैं तुम लोगों को। आदिवासी मुखिया आदिवासी मुखिया अपने क्षेत्र पर नियंत्रण रखते थे। क्या करते थे, और कई
और कई जगह इनकी अपनी पुलिस हुआ करती थी। अपनी पुलिस हुआ करती थी और ये अपनी जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाती थी। ये अपनी जमीन एवं वन प्रबंधन का स्थानीय नियम खुद बनाती थी। बनाती थी नहीं थे, ये मुखिया थे। ठीक है, सुनो। आगे देखो क्या होता है आगे। ये तो स्थानीय नियम खुद बनाते हैं, तब तक ब्रिटिश शासन आ जाता है। क्या जाता है? ब्रिटिश शासन। तो यहाँ पे ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं शासकीय शक्तियां छीन हो जाती है। क्या हो जाती है? छीन हो जाती है। जब ब्रिटिश शासन आता है तो इनकी शासकीय शक्तियां क्या हो जाती है? छीन हो जाती है। जैसे तुम लोग को बताया थे अभी कि ये जमीन के मालिकाना हक रखेंगे, लेकिन इनका नियम कायदा कानून नहीं चलेगा। ठीक है, और इन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य कर दिया गया। जिन्हें अंग्रेजों को नजराना भी देना पड़ता था। ये मुखाव लिखे है कहाँ? आदिवासी मुखाव। अच्छा, थोड़ा बोलते हैं ना। रुको। होता है तो फिर से सुनो। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पे क्या असर पड़े? तब पहला आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? तो आदिवासी मुखिया जो पहले अपने क्षेत्र पर नियंत्रण रखते थे, जो अपना खुद स्वयं का जंगल, ठीक है, चाहे जमीन का कानून बनाते थे, ठीक है, ये जो कानून हुआ समाप्त हुआ किसके आने से? ब्रिटिश शासन के आने से। ठीक है, और ये जितना भी प्रबंधन नियम कानून था ये किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश शासन के हाथों में चला गया। और इन्हें बाध्य किया गया, मुखियाओं को क्या किया गया? बाध्य भी किया गया। किसके लिए? ब्रिटिश नियम के तहत इन्हें बाध्य किया गया कि वे अपने क्षेत्र से लगान वसूल कर, ठीक है, या कर इकट्ठा कर अंग्रेजों को नजराना यानी उपहार के रूप में भेंट करेंगे, या कर के रूप में या लगान के रूप में उन्हें देंगे। क्या? ठीक है,
नेक्स्ट अगले क्लास में बनाते थे बनाते थे बनाते थे